हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है साइंस नगरी के एक अनदर वीडियो में। आज हम क्लास 9 के जो आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो हम केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं या आने लायक हैं, तो उनके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में जैसे आपके 9th क्लास की साइंस में 4 चैप्टर है, तो चारों चैप्टरों का हम अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ये जो भी वीडियो है पूरी कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर बिना स्किप करे देख जाते हैं तो कंप्लीट आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर आपके 100% आपके एग्जाम में बैठेंगे और आप इजीली केमिस्ट्री लेवल का जो पेपर आएगा, केमिस्ट्री के जो चैप्टर आएंगे उसको आप इजीली कर पाएंगे। बीच में स्किप करेंगे तो अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, तो अधूरी चीज़ सीख के जाओगे तो अधूरा पेपर होगा। तो पूरी कंप्लीट देखनी है आपको, वीडियो स्किप नहीं करनी है, स्टार्टिंग से देखनी है, लास्ट तक देखनी है, पूरी स्किप नहीं करेंगे। डायग्राम के अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसे डायग्राम से समझेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर जो है वो है मैटर अराउंड अस, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि पदार्थ क्या है या मैटर क्या है, तो हमें सबसे पहले इसको डिस्कस करना होगा। तो पदार्थ क्या है? द ऑब्जेक्ट विच फॉल्स एट द प्लेस विच हैज़ वेट इज कॉल्ड मैटर। तो पदार्थ क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें भार होता है पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो पदार्थ क्या हुआ? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको, लैपटॉप है, पेन है, बुक्स है, ग्लास है, हमारा टैबलेट है, मोबाइल है जिसमें हम वीडियो देख रहे हैं। इन सभी में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इनमें कुछ ना कुछ वेट है, यानी कुछ ना कुछ वजन है, और ये एक पर्टिकुलर स्पेस भी ले रही है, पर्टिकुलर एक स्थान घेर रही है। तो ये क्या है? सब पदार्थ हैं। ठीक है, हमारे आसपास हम जो भी चीज़ें देखते हैं सब की सब पदार्थ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है इसमें, क्या आग, वायु, जल भी पदार्थ है? तो जल में भी वेट होता है और जल स्थान घेरता है, तो जल भी पदार्थ है। आग का निर्माण याद है आपको लकड़ी से होता है, तो लकड़ी में भी वजन होता है और लकड़ी भी स्थान घेरती है, इसलिए आग भी पदार्थ है। अब सवाल उठता है कि क्या सर हवा भी पदार्थ है? तो हवा पदार्थ है या नहीं? हमने अभी देखा कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ कौन कौन सी वस्तु को हम पदार्थ कहेंगे, पदार्थ या मैटर की डेफिनेशन क्या है वो भी हमने डिस्कस कर ली। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन है आने वाला, वो है फ्रेंड्स अवस्था परिवर्तन। ठीक है, कौन सा? अवस्था परिवर्तन या स्टेट चेंज। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब कोई भी मैटर पदार्थ ठोस से द्रव में कन्वर्ट होगा, तो यानी सॉलिड से लिक्विड में बनेगा, तो उसको बोलेंगे हम फ्यूजन या संघनन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यदि वापस वो द्रव से ठोस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, अगर द्रव से वो ठोस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे कहेंगे हम जमना। जैसे ठोस से द्रव में कौन कन्वर्ट होता है? इसका एग्जांपल है बर्फ, है ना। क्या एग्जांपल है? बर्फ ठोस रहता है, लेकिन जब उसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होएगा तो वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। द्रव में कन्वर्ट होएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्यूजन या संगलन। लेकिन यदि वो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वापस अगर वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है तो उसको बोलते हैं जमना। जैसे पानी का बर्फ के रूप में या आइस के रूप में जमना। ठीक है, तो ये दो तो यहाँ पर ये डिस्कस कर लिए। अच्छा, अगला वो आपसे पूछ सकता है कि द्रव का गैस में कन्वर्ट होना। ठीक है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन। देखिए, लिक्विड रहता है, लिक्विड जैसे हम जल का लिक्विड ले लेते हैं, अगर उसे हम गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तो उसका वेपोराइजेशन हो जाता है, यानी वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो द्रव से गैस में बदलने को हम क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन कहेंगे। लेकिन यदि वो गैस से वापस द्रव में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, अगर गैस से वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको बोलेंगे हम कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अगर कोई सॉलिड स्टेट से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन, यानी ठोस से गैस में बदलने को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। सर इसका कोई एग्जांपल बताओ। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है क्या बच्चों? क्या हो सकता है इसका सबसे एग्जांपल? कपूर। आपने देखा होगा कपूर को जब हम गर्म करते हैं, है ना, कपूर के ऊपर आग लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। तो कपूर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। ठोस से गैस में बदलना को हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। अगर वो कोई पदार्थ गैस से वापस ठोस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन या निक्षेपण। तो आपके ये 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा ये क्वेश्चन 1 नंबर का आपका, कि सॉलिड से लिक्विड में बदलना कौन सा चेंज है, या लिक्विड से गैस में बदलना, गैस से वापस सॉलिड में बदलना कौन सा चेंज है, ये आपके आएगा एग्जाम में। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, थोड़े एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज डिस्कस करने के बाद हम थोड़े सब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि सर्वप्रथम पदार्थ की हमें जानकारी किसने दी, ठीक है। हम पदार्थ के बारे में बातें कर रहे हैं, पदार्थ मैटर ये है, मैटर वो है, तो मैटर की जानकारी हमें सबसे पहले किसने दी वो हमें डिस्कस करना है ना। हु गेव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट सबस्टेंस, तो उसमें पहला ऑप्शन क्या है हमारे, या तो मार्शी कनाद ने दी, डोल्टन ने दी, नील्स बोर ने दी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, इसमें हम 4 क्वेश्चन हम आसानी से डिस्कस कर लेंगे। अगर हम नील्स बोर की बात करें तो नील्स बोर ने, ठीक है, नील्स बोर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, नील्स बोर ने दिया था बच्चों क्वांटम सिद्धांत। कौन सा दिया था, नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। क्वांटम सिद्धांत मतलब आपने पढ़ा होगा 2n² वाला, है ना, क्वांटम सिद्धांत दिया था 2n² वाला। और डोल्टन की बात करें तो डोल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत। क्या दिया था डोल्टन ने, परमाणु सिद्धांत, ठीक है, डोल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, है ना, क्या होगा, महर्षि कनाद। क्या आंसर होगा इसका बच्चों, महर्षि कनाद आंसर होगा। महर्षि कनाद, अगर मैं इनके बारे में बोलूँ तो ये प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। कौन थे, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पदार्थ के बारे में जानकारी दी। क्या आंसर होगा इसका, महर्षि कनाद। तो पदार्थ के बारे में जानकारी किसने दी, महर्षि कनाद ने दी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 5 एलिमेंट्स, यानी कोई इसमें से कौन सा पंचतत्व नहीं है। हमारे शरीर भी वैसे पंचतत्व का ही मिलकर बना हुआ है ना, पंचतत्व का बना हुआ है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इसमें क्वेश्चन आया कि इसमें से पहचानना है कि पंचतत्व नहीं है, इस पर गौर करना है कि ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वायु, तो वायु तो पंचतत्व में आता है। अग्नि, तो अग्नि भी पंचतत्व में आता है। आकाश, तो आकाश भी पंचतत्व में आता है। तो लास्ट वाला एग्जाम्पल कौन सा है, प्लास्टिक, है ना। तो प्लास्टिक होगा इसका करेक्ट आंसर। प्लास्टिक पंचतत्व में नहीं आता, ठीक है, प्लास्टिक पंचतत्व में नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक, है ना। 2 क्वेश्चन हमने आसानी से डिस्कस कर लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र लिखिए, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे एक और जानकारी आप ध्यान रख लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट को हम क्या कहते हैं, लाल दवा। क्या कहते हैं, लाल दवा भी इसको कहते हैं। किसको कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी कहते हैं। तो इसका सूत्र होगा हमारा KMnO4। KMnO4 लाल दवा का या पोटेशियम परमैंगनेट का क्या सूत्र होगा, KMnO4, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या लिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नीचे लिख रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन सही है, KMnO4। ये आपके एक दे रखा है इसमें रासायनिक सूत्र, तो ये आ सकता है, इसको भी अच्छी तरह रट लीजिए आप, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कोल्ड, यानी वह ताप जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी द्रव बताना है आपको जो गैस में परिवर्तित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम द्रव की बात करें तो, है ना बच्चों, द्रव की बात करें तो द्रव क्या है, यहाँ पर पानी है, और पानी किस में परिवर्तित हो रहा है, गैस में। तो गैस यहाँ पर क्या है, गैस है यहाँ पर वाष्प, ठीक है। यानी पानी का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, तो पानी का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, यानी जिसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो वह ताप जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित होता है, क्वथनांक। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी आपको दे दूँ कि जो जल का क्वथनांक कितना होता है, ये भी ध्यान रख लो। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी है हमारा, जो है ना, पानी है वो क्या करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। क्या है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट है, यानी किसी द्रव का गैस में अगर परिवर्तित होगा तो वो क्वथनांक, है ना, या बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। और जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा जल उबलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ठोस, द्रव व गैस के कणों में विसरण की दर को बताइए, यानी इनकी क्या बताना है, हमें डिफ्यूजन रेट बतानी है इन पार्टिकल्स की। कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्या बताना, इन पार्टिकल्स की क्या बनानी है, हमें डिफ्यूजन रेट बतानी है। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर एक इमेज भी लगा रखी है, उसमें दिख रहा होगा आपको, सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिफ्यूजन रेट किसकी होगी बच्चों, किसकी होगी, सॉलिड की होगी, क्योंकि इसके पार्टिकल सबसे पास है। जिसके पार्टिकल सबसे पास रहेंगे उसकी डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे पास क्या है यहाँ पर, सबसे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड की हमारे पास जो रेट होगी डिफ्यूजन की वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर है, यानी वो कण हैं जो वो दूर है, ठीक है। और गैस क्या आपको पता है ये बहुत दूर होते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, ठोस, द्रव और गैस। पहले किस में होगी, ठोस, द्रव और गैस में। ठोस, द्रव, गैस वाला कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ही लग रहा है मुझे सही, ठोस, द्रव, गैस। तो इसका आंसर होगा ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 6 नंबर का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि पदार्थ की किस अवस्था में उसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो इन विच स्टेट ऑफ मैटर इट्स शेप एंड वॉल्यूम, है ना, सेम। तो किस में सेम रहते हैं, जिसमें उसका आकार यानी है ना, उसके स्ट्रक्चर भी सेम हो और उसका क्या हो,
उसकी क्या हो, उसका आयतन है ना, उसका आयतन भी समान हो, ठीक है। तो उसमें किस में देखा था अभी हमने, उस जिसका आकार व आयतन निश्चित था। तो सिंपल सी बात है, किसका होगा आकार या आयतन निश्चित, ठोस का होगा। किसका होगा बच्चों, ठोस का होगा, है ना। सॉलिड जो पार्टिकल्स होंगे उनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। और द्रव की बात करें तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है। हम जिसमें भी, जैसे हमने ग्लास में डाला तो ग्लास का आकार ले लेता है ना। चाय के बर्तन में डाला हमने तो उसका आकार ले लेता है ना। बाल्टी में डाला तो बाल्टी का आकार ले लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्रव का जो आकार है ना, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है द्रव का, वो आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है ना। 1 लीटर का 1 लीटर देगा, उसमें कुछ चेंजेस थोड़ी होगा, ठीक है। और अगर गैस की बात करें तो गैस का तो आकार भी अनिश्चित होता है, ठीक है, यानी उसका शेप भी नहीं रहता है ना, और उसका आयतन भी नहीं रहता है, यानी उसका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा रखी है, इस इमेज से भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना या इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आकार की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, आकार की बात कर लेते हैं पहले। ठोस में देखो, ठोस में क्या होता है, आकार निश्चित होता है, ठीक है। द्रव में क्या होता है, अनिश्चित होता है, और गैस में भी अनिश्चित होगा। और आयतन की बात करें तो आयतन ठोस के अंदर क्या होगा, निश्चित होगा, लेकिन द्रव के अंदर क्या होगा, द्रव में भी क्या होगा, आयतन निश्चित होगा, लेकिन गैस में आयतन क्या होगा, अनिश्चित होगा, ठीक है। कणों के मध्य आकर्षण बल, ठीक है, उनका एट्रैक्शन देखें पार्टिकल्स का, तो एट्रैक्शन पार्टिकल्स का किस में होगा, सबसे ज़्यादा ठोस के अंदर होगा, सॉलिड के अंदर होगा, और लिक्विड में यानी द्रव के अंदर ठोस से कम होगा, लेकिन गैस से इसमें अधिक होगा, और गैस में तो बिल्कुल ही न्यूट्रल होगा, नगण्य होगा, ठीक है ना। और ये जो 2 पॉइंट है वो भी आप आसानी से देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम डिस्कस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड कोल्ड, यानी ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाना। अभी हमने डिस्कस करा था कि वो कौन सा मेटर है जो ठोस से सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, क्या था वो, कपूर था, ठीक है, कपूर। लेकिन क्या पूछ रहा है ये उसकी पूछ रहा है कि स्टेट कौन सी होगी, यानी उसमें क्या बोलेंगे उसको, उसके परिवर्तन को क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपादन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपादन, जो यानी जो ठोस से द्रव में कन्वर्ट हुए बिना सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपादन। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखो फोटो लगा रखा है, कपूर का एसी रहती है, याद है आपको, दिए के अंदर हम इसको जलाते हैं। इसका प्रयोग जनरल साइंस भी थोड़ी सुन लीजिए, ये इसका प्रयोग क्या होता है, खुशबू के लिए होता है। और कपूर का बनाया जाता है इसके पेड़ की लकड़ी से और उसकी छाल से बनाया जाता है ना। मैं फोटो लगा दूंगा यहाँ पर, तो वो भी देख लेना आप, ठीक है। तो ये कपूर का मैंने फोटो लगा दिया। तो ठोस से सीधे एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करिए, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। तो इसमें क्या बोला है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन को बदलिए, ठीक है। मेरे से स्टूडेंट काफ़ी पूछते हैं, सर हमें ये जो आता है सेल्सियस में कन्वर्ट करिए, है ना, या केल्विन में कन्वर्ट करिए। तो हम क्या कभी कभी भूल जाते हैं सर कि माइनस सेल्सियस में होगा या केल्विन में होगा। तो मैं उनको समझाता हूँ, जैसे आपसे पूछे वो केल्विन में चेंज करो, ठीक है। जैसे ऊपर पूछ रहा है केल्विन में, तो याद है आपको प्लस का साइन हम कैसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और केल्विन को हम ऐसे बनाते हैं, देखना, गौर करना बिल्कुल, ये देखो, ठीक है। तो लग रहा है आपको प्लस जैसा, लग रहा है प्लस जैसा, ठीक है। तो केल्विन में क्या करेंगे हम, हमेशा प्लस करेंगे, और प्लस भी कितना करेंगे, अच्छा पहले सेंटीग्रेड का देख लेते हैं, और सेंटीग्रेड में करते हैं माइनस, ठीक है। माइनस को ऐसे बनाते हैं, अगर हम सी को थोड़ा यू घुमा के थोड़ा ऐसे लंबा कर दें, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है ना, माइनस को। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटीग्रेड को अगर पूछे कि सेंटीग्रेड में बताइए, तो उसमें तो माइनस करेंगे और केल्विन में प्लस करेंगे। अरे सर आप बोल रहे हो उसमें प्लस करेंगे इसमें माइनस करेंगे, लेकिन करेंगे कितना एक्चुअल में, तो कितना करते हैं फ्रेंड्स, है ना, कितना करते हैं स्टूडेंट, 273। तो ये मान किससे निकलता है, आप भूल जाओ तो आपको लिखना है साइड में 2, यहाँ पर लिखना है 3, ठीक है। क्या लिखना है, 2 या 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और हमने 1 लिखा ही नहीं, तो 1 मेंशन करा ही नहीं, तो 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर लिखिए 7, तो कितना आ गया, 273, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें 25 लिखना है, 25 में 273 ऐड कर देना है, ठीक है। 273 ऐड कर देना है। क्यों करना है ऐड, क्योंकि वो केल्विन में पूछ रहा है, और केल्विन में क्या करते हैं, हमने क्या सीखा, केल्विन में करते हैं प्लस। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा, कितना आएगा, 298। कितना आएगा हमारा, 298 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 298 आंसर आएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा 298,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, अब हमें निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में बदलिए, यानी कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस यूनिट। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। और हमने देखा है कि सेल्सियस को सी बनाते हैं, अगर हम सी को थोड़ा लंबा कर दे तो माइनस होगा, तो माइनस कितना होगा 273, वो भी देख लिया हमने कैसे निकाला था 273, ठीक है। कैसे निकाला था 3 इंटू को हमने 2 कर लिया 6, हमने एक मेंशन नहीं करा, तो 6 + 1 बराबर 7 है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बीच में, तो 273। तो हमें क्या करना है अब 300 माइनस 273, कितना माइनस 300 माइनस 273, तो आंसर होगा हमारा 76 डिग्री सेल्सियस। कितना आंसर होगा 76 डिग्री सेल्सियस। देखिए मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है ना, तो ये हमारे एक क्वेश्चन इसका कंपलसरी है कि वो आपसे पूछ ही ले, किसका केल्विन में कन्वर्ट करिए या सेल्सियस में कन्वर्ट करिए, तो आपको ये आना चाहिए। हमने इसकी छोटी सी ट्रिक भी शेयर कर ली, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि दूध से क्रीम का अलग होना, है ना, इसका एग्जाम्पल देखना है ना। व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी आपको दूध से क्रीम को अलग करना है, तो उसका क्या एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्टिलेशन की बात करें या आसवन की बात करें, तो देखो आसवन में क्या होता है, दो घुलनशील द्रवों को पृथक किया जाता है। क्या किया जाता है, दो घुलनशील द्रवों को, यानी दो अगर कोई द्रव है वो आपस में घुले हुए हैं ना, दो आपस द्रव है, दो लिक्विड है जो आपस में घुले हुए हैं, उनको अलग करने के लिए आसवन का प्रयोग होता है। तो आसवन तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा निलंबन का। तो निलंबन या सस्पेंशन में क्या होता है, ठोस के पार्टिकल्स होते हैं और इतने बड़े साइज के होते हैं कि इन्हें हम आसानी से आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका नहीं हो सकता। थर्ड वाला ऑप्शन है इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण, यानी वाष्प का बनना वाष्पीकरण कहलाता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होता। तो अगला जो हमारा ऑप्शन बचा है, क्या कौन सा बचा है, अपकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, अपकेंद्रीकरण इसका। तो इसका क्या आंसर होगा, दूध से क्रीम का अलग करने का क्या एग्जाम्पल है, अपकेंद्रीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव है ना, ये आपके जो पहला चैप्टर है उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपको क्या बतानी है, पदार्थ के या मैटर के कणों की विशेषता बनानी है, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है आपको, ठीक है, मैटर की। तो ये आपका इसमें से जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, तो ये बन सकता है ना। तो क्या लिखोगे आपने, अभी हमने पढ़ लिया कि पदार्थ के कण है ना, पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्या होता है इनके मध्य, रिक्त स्थान होता है। सॉलिड में हमने देखा कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा और गैस में तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दे आर एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर, ये पहला पॉइंट आपको लिख देना है। अगर आपका सब्जेक्टिव अगर प्रश्न आ गया या क्वेश्चन आ गया तो आपको ये लिख देना है। दूसरा पॉइंट क्या है डिस्कस करा हमने, दूसरा पॉइंट क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी दे रखा है हमें, है ना। उसमें क्या होता है, जैसे हमने एक बाल्टी भर के पानी लिया, उसमें 2 बूंद हम नील की डाल देते हैं, तो वो देखते हैं हम कुछ समय बाद वो पानी की बूंद में पूरा का पूरा नील आपस में यानी नील का पानी हो जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, क्या पता चलता है हमें, ये पता चलता है कि जो पदार्थ, जो मैटर के जो कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट हो गया हमारा कि पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर क्या है, गतिशील है। जो अब थर्ड पॉइंट की बात आती है, थर्ड पॉइंट क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगर वो इनमें अट्रैक्शन होगा ही नहीं, इसलिए तो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन पाया जाता है। तो अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, इनकी प्रॉपर्टीज आती है मैटर की, तो 3 पॉइंट लिख देने। पहला पॉइंट है हमारा पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, दूसरा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और थर्ड पॉइंट है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक तो अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हमने देखा, और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरा आपका पहले चैप्टर में सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट है। एक आपसे ये भी पूछ सकता है, ओके है ना, ये पूछ सकता है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले उनका अंतर बताइए, है नहीं, ठोस द्रव गैस में क्या बताना है, उनका डिफरेंस बताना है। तो ठोस द्रव गैस में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तो ये चार्ट को भी आपको अच्छी तरह देख लेना है, ठीक है। 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए मैंने, है ना, एक तो उनकी प्रॉपर्टीज और दूसरा ये वाला, है ना, इनके गुणों में अंतर बताना है। तो ये ठोस द्रव गैस में आपसे अंतर, ये 2 फर्स्ट चैप्टर में ये आपसे 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। अब हम सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है। समस्थानिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था, क्लोरीन। जब हमने देखा कि क्लोरीन 2 फॉर्म में रहता है, C17 है ना, जिसका बाहर कहता है सी पे एक का 35 और एक का 37, ये हो गया समस्थानिक का एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हुआ संभारिक का, है ना। संभारिक में क्या है, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, कैल्शियम का देखो सी है, कैल्शियम का, है ना। कैल्शियम का देखो, कैल्शियम का जो बाहर रहता है ना, कैल्शियम का एक का रहता है
20, क्या रहता है 20, ठीक है, कितना रहता है 20 रहता है। और इसका जो भार है ना, इलेक्ट्रॉनिक एरिया है ना, इसका कितना रहता है 40, कितना रहता है 40, है ना, ठीक है। ये तो हो गया कैल्शियम का। अब देखो ऑर्गन का ले लो इसी प्रकार, तो ऑर्गन का ले लो, है ना, ऑर्गन का देखो, ऑर्गन का कितना रहता है 18, क्या रहता है परमाणु क्रमांक 18, लेकिन देखो भार इनके समान है ना, इसका भी 40 कैल्शियम का, इसका आर्गन का भी 40, तो इनके भार समान है, लेकिन परमाणु भी अलग, और परमाणु संख्या का इनका जो मान है वो भी क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की बता देता हूँ डायरेक्ट। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, गोल्डस्टीन ने कैलान किरणों के बारे में बताया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में बताया था, किसके बारे में, प्रोटॉन, और ये थ्योरी में ही नहीं है, नील्स बोर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, थॉमसन होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बोर की परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की कोशों की संख्या बतानी है, अधिकतम संख्या ना, अकॉर्डिंग टू बोर, है ना, हाइपोथेसिस विच शैल कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, 2n² होती है, देखो ऐसे लिखते हैं इसको, 2n² होती है ना, टाइप में नहीं आया, 2n² होती है, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ इसको, तो देखो n बराबर 1 होगा, देखो n बराबर क्या होगा 1 होगा, तो n बराबर 1 होगा तो कौन सी कक्षा होगी, k होगी, कौन सी कक्षा होगी, k होगी, और n बराबर 2 होगा, n बराबर 2 होगा तो कैसी होगी, l होगी, n बराबर 3 होगा तो m होगी, n बराबर 3 है ना 4 होगा तो n होगी, है ना, KLMN, इस प्रकार की कक्षाएं इसमें चलती है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे कि निम्न में से कौन सा आवेश रहित है, यानी चार्जलेस पार्टिकल्स कौन सा है। देखिए इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज रहता है, हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज रहता है, दूसरा ऑप्शन प्रोटॉन के पास रहता है, तीसरा क्या आया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या रहता है 0, बिल्कुल न्यूट्रल, तो इसका क्या आंसर होगा न्यूट्रॉन होगा। ध्यान रखो न्यूट्रॉन के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, चैडविक ने दी थी, किसने दी थी, चैडविक ने, है ना, न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, चैडविक ने दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, ठीक है। द्रव्यमान हमेशा उनके क्रमांक का डबल होता है ना, 24 दे रखा है, और उसकी प्रोटॉन की संख्या कितनी, 12, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको फाइंड करनी है, तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, क्या फॉर्मूला लगता है आपको, फॉर्मूला लगता है कि P प्लस n बराबर a, क्या लगता है फॉर्मूला, P प्लस n बराबर a, P बराबर कितना है, P बराबर है 12, n कितना है, n बराबर n होता, अच्छा n न्यूट्रॉन यानी हमें ज्ञात करना है, और ये है 24, ठीक है, कितना है ये 24, तो हमें क्या करना है n बराबर क्या करेंगे, n बराबर 24 माइनस में 12 कर देंगे, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा हमारा 12 इसका आंसर होगा, ठीक है, कितना आंसर होगा 12 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि घेंगा रोग के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग होता है, ठीक है। घेंगा जो होता है गले का रोग होता है, यानी गलकंड गिरते हैं, इसमें इसकी कमी से गला फूल जाता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, ठीक है, आयोडीन कमी से घेंगा रोग होता है और गला इसमें फूल जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को हमें किसको बताना है, थॉमसन के मॉडल के आधार पर हमें स्पष्ट इसको करना है, किसके आधार पर, थॉमसन के मॉडल। तो थॉमसन का मॉडल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाला है, तो थॉमसन का मॉडल हमें क्या कहता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये थॉमसन का मॉडल आ गया, देखो एक्सप्लेन द फैक्ट दैट एटम इज नेचुरल ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल। देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल के परिणाम आपसे आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद करना ही है, ठीक है। क्या है इसमें, द एटम इज मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर नेस्टेड इन इट, यानी परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है। परमाणु किसका बना होता है, धनावेशित गोले का बना होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, किसकी तरह धसे होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन विद्युत रूप से ये उदासीन रहते हैं, ठीक है। इनमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या ऋणात्मक और धनात्मक आयन, तो धनात्मक क्या था इसमें, धनात्मक क्या होता है प्रोटॉन, ठीक है। समस्थानिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था, क्लोरीन, जब हमने देखा कि क्लोरीन 2 फॉर्म में रहता है, C17 है ना, जिसका बाहर कहता है सी पे एक का 35 और एक का 37 ये हो गया समस्थानिक का एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हुआ संभारिक का, है ना। संभारिक में क्या है, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, कैल्शियम का देखो सी है, कैल्शियम का, है ना। कैल्शियम का देखो, कैल्शियम का जो भार रहता है ना, कैल्शियम का एक का रहता है 20, क्या रहता है 20, ठीक है, कितना रहता है 20 रहता है, और इसका जो भार है ना, इलेक्ट्रॉनिक एरिया है ना, इसका कितना रहता है
40, कितना रहता है 40, है ना, ठीक है। ये तो हो गया कैल्शियम का। अब देखो ऑर्गन का ले लो इसी प्रकार, तो ऑर्गन का ले लो, है ना। ऑर्गन का देखो, ऑर्गन का कितना रहता है 18, क्या रहता है परमाणु क्रमांक 18, लेकिन देखो भार इनके समान है ना, इसका भी 40 कैल्शियम का, इसका आर्गन का भी 40, तो इनके भार समान है, लेकिन परमाणु भी अलग, और परमाणु संख्या का इनका जो मान है वो भी क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की बता देता हूँ डायरेक्ट। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। गोल्डस्टीन ने कैलान किरणों के बारे में बताया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में बताया था। किसके बारे में, प्रोटॉन, और ये थ्योरी में ही नहीं है, नील्स बोर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, थॉमसन होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बोर की परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की कोशों की संख्या बतानी है, अधिकतम संख्या, है ना, अकॉर्डिंग टू बोर, है ना। हाइपोथेसिस विच शैल कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, 2n² होती है। देखो ऐसे लिखते हैं इसको, 2n² होती है ना, टाइप में नहीं आया, 2n² होती है। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ इसको। तो देखो n बराबर 1 होगा, देखो n बराबर क्या होगा, 1 होगा, तो n बराबर 1 होगा तो कौन सी कक्षा होगी, k होगी, कौन सी कक्षा होगी, k होगी। और n बराबर 2 होगा, n बराबर 2 होगा तो कैसी होगी, l होगी। n बराबर 3 होगा तो m होगी, n बराबर 3 है ना 4 होगा तो n होगी, है ना, k l m n, इस प्रकार की कक्षाएं इसमें चलती है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे कि निम्न में से कौन सा आवेश रहित है, यानी चार्जलेस पार्टिकल्स कौन सा है। देखिए इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज रहता है, हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज रहता है। दूसरा ऑप्शन प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास रहता है। तीसरा क्या आया, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या रहता है, 0, बिल्कुल न्यूट्रल, तो इसका क्या आंसर होगा, न्यूट्रॉन होगा। ध्यान रखो न्यूट्रॉन के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, चैडविक ने दी थी। किसने दी थी, चैडविक ने, है ना। न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, चैडविक ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। ठीक है, द्रव्यमान हमेशा उनके क्रमांक का डबल होता है ना, 24 दे रखा है, और उसकी प्रोटॉन की संख्या कितनी, 12। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको फाइंड करनी है, तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला लगता है आपको, फॉर्मूला लगता है कि P प्लस n बराबर a। क्या लगता है फॉर्मूला, P प्लस n बराबर a। P बराबर कितना है, P बराबर है 12, n कितना है, n बराबर n होता, अच्छा n न्यूट्रॉन यानी हमें ज्ञात करना है, और ये है 24। ठीक है, कितना है, ये 24, तो हमें क्या करना है, n बराबर क्या करेंगे, n बराबर 24 माइनस में 12 कर देंगे, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 12 इसका आंसर होगा। ठीक है, कितना आंसर होगा, 12 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि घेंगा रोग के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग होता है। ठीक है, घेंगा जो होता है गले का रोग होता है, यानी गलकंड कहते हैं, इसमें इसकी कमी से गला फूल जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। ठीक है, आयोडीन कमी से घेंगा रोग होता है और गला इसमें फूल जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को हमें किसको बताना है, थॉमसन के मॉडल के आधार पर हमें स्पष्ट इसको करना है। किसके आधार पर, थॉमसन के मॉडल। तो थॉमसन का मॉडल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला है। तो थॉमसन का मॉडल हमें से क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये थॉमसन का मॉडल आ गया। देखो, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट एटम इज नेचुरल ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल। देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल के परिणाम आपसे आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद करना ही है। ठीक है, क्या है इसमें, द एटम इज मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर नेस्टेड इन इट, यानी परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है। परमाणु किसका बना होता है, धनावेशित गोले का बना होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। किसकी तरह धसे होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन विद्युत रूप से ये उदासीन रहते हैं। ठीक है, इनमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या ऋणात्मक और धनात्मक आयन, तो धनात्मक क्या था इसमें, धनात्मक क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है, धनात्मक क्या होता है, प्रोटॉन। धनात्मक क्या होता है, प्रोटॉन। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इस कारण ये विद्युत उदासीन होते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, 2 पॉइंट लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कार्बन तथा सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण बताइए। ठीक है, तो कार्बन कितने नंबर पर आता है, कार्बन कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। ठीक है ना, 6 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है, तो पहली कक्षा में कितने बढ़ते हैं हम, 2। ठीक है, अब कितने बचे, 4, तो दूसरी में क्या बढ़ेंगे, 4। तो एल कक्षा में तो पहली कक्षा क्या होगी, के, दूसरी कक्षा होगी एल। ठीक है, तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक वितरण हुआ कि के में के बराबर 2, एल बराबर 4। ठीक है, उसी प्रकार हम सोडियम का देख लेते हैं। सोडियम का नंबर कितनी बार याद हो जाना चाहिए आपको, सोडियम का नंबर कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का कैसे लिखेंगे हम,
2, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 आते हैं, यानी 8 आते हैं। तो कितने बचे? 1 बचा। तो K बराबर 2, L बराबर 8 और KL M बराबर 1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हो गया। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन करने, सिंपल क्वेश्चन है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो सभी आने वाले हैं, लेकिन ये है ना, ये थोड़ा है ना सब्जेक्टिव है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करनी है, ठीक है। आपको इनमें क्या करना है? कंपेयर करना है इनकी प्रॉपर्टी का। तो देखो, पहले क्या लिख दिया? इनके खोजकर्ता यानी इनके फाउंडर कौन है? इलेक्ट्रॉन के फाउंडर कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन के फाउंडर हो गए जे थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन के फाउंडर कौन हो गए? रदरफोर्ड हो गए। और न्यूट्रॉन के हो गए जेम्स चैडविक हो गए, ठीक है। इनकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। इनकी ट्रिक देखो क्या ट्रिक बनती है इनकी। ईट, क्या ट्रिक बनेगी? इसके फाउंडर पूछेंगे तो प्रोटॉन ईट पर नाच। क्या ट्रिक बनी? ईट पर नाच, ठीक है। ई से क्या बना? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टॉमसन ने की, ठीक है। लिख दोगे। पास से बना प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। ना से क्या बना? न्यूट्रॉन। किसकी खोज की? किसने? चैडविक ने। तो ये ट्रिक है ईट पर नाच। ये कर लोगे तो उससे भी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इन पे आवेश की बात करते हैं ना। इलेक्ट्रॉन पे +1 आवेश होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे +1, रदरफोर्ड, प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहता है, इसलिए इस पे 0 होता है। इनकी स्थिति, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर बाहर रहते हैं, ठीक है। नाभिक के बाहर, यानी ये नाभिक रहा और इस नाभिक के बाहर यहाँ रहेंगे, ठीक है। ये और ये नाभिक, और जो नाभिक होता है उसके अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो वो लिख रखा है सिंपल, ये नाभिक के अंदर और ये भी नाभिक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जे थॉमसन है ना। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी, ठीक है। हमें क्या बनाया? इनकी लिमिटेशन बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखो पढ़ लेते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। मॉडल प्रस्तुत कर दिया जो क्रिसमस केक की तरह था, ठीक है। किसकी तरह था? क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था। इसके अनुसार क्या था? परमाणु एक धनावेशित गोला था, ठीक है। परमाणु एक धनावेशित गोला था और इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि एक केक है, ठीक है। क्या है? एक केक है ना। उस केक के अंदर है ना, उस केक के अंदर के पार्ट में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन, और बाहर जो पार्ट रहेगा उसके अंदर क्या रहेंगे? प्रोटॉन रहेंगे। तो इसने, थॉमसन ने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया। फिर उन्होंने एक तरबूज लिया। तरबूज का भी उदाहरण इन्होंने इस प्रकार बताया कि तरबूज में जो परमाणु में आवेश रहते हैं ना, यानी खाने वाला जो लाल भाग रहेगा है ना, लाल वाला भाग रहेगा, वो क्या रहेगा? उसका धनावेशित गोला रहेगा। और तरबूज के बीज, यानी तरबूज के बीज इलेक्ट्रॉन की तरह पूरे तरबूज में बिखरे हुए रहते हैं, जिसे उसने पुडिंग मॉडल नाम भी दिया था। और यह माना गया कि परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से वितरित रहता है। यह स्थापित किया गया कि परमाणु का आकार 10 मीटर या 1 होता है। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए परिणामों को समझा नहीं सका, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है उसकी लिमिटेशंस, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी, ठीक है। क्या सीमाएं थी? तो थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया। अच्छा, ये वही है, सेम, ठीक है। मैंने ये एक साथ रख दिया, वहाँ पर आधा हो रहा था, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, उसको याद कर सकते हो आप, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, ठीक है। थॉमसन का परमाणु मॉडल आ जाएगा और बोर का आ जाएगा, दोनों में से एक तो कंपलसरी आपका आएगा ही आएगा। तो देखो, सन 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित मॉडल प्रस्तुत किए, ठीक है। एक परमाणु मॉडल बनाना है, उसमें आपको वही कक्षा बनाना है। ये वैलिड है ना, KLMN जो हम इसी से करते हैं सॉल्व, है ना, जिसमें n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 ऐसे परमाणु रखते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और थर्ड में 32। इस प्रकार के इसमें इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा सकते हैं। तो ये थे आपके केमिस्ट्री का, हमने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। इस केमिस्ट्री में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, इसको 1-2 बार रिविजन कर लेना, 1-2 बार वीडियो को देख लोगे तो अच्छी तरह आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करके आप कमेंट करना है। वीडियो कैसी लगी, है ना, वीडियो कैसी लगी उसको भी कमेंट में बताना है। और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब अगला हमारा टारगेट शायद फिजिक्स का रहेगा, तो हम फिजिक्स का पूरा, फिजिक्स के जितने चैप्टर हैं फिजिक्स के ले लेंगे, तो फिजिक्स के चैप्टर को भी हम अच्छी तरह के कर लेंगे, रिविजन कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।